हे एवरीवन, आई एम अविनाश कुमार एंड हम लोग आज देखने वाले हैं कि हाउ चाइनाज डेब्ट ट्रैप पॉलिसी वर्क्स। चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी कैसे काम करती है। डेब्ट ट्रैप पॉलिसी मतलब कि सिंपल वे में अगर बताना चाहूं तो चाइना किस तरीके से दूसरी कंट्रीज को लोन देता है और उसमें किस तरीके से फंसा देता है और उसकी ये पूरी की पूरी पॉलिसी कैसे रहती है और किस तरीके से कंफर्म होता है कि चाइना रियली डेब्ट ट्रैप पॉलिसी एक गेम खेलता है। जैसे कि उसने श्रीलंका के साथ खेला। श्रीलंका की हम लोग जानते हैं कि कितना पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गया और श्रीलंका की क्या हालत है। उसने किस तरीके से पाकिस्तान के साथ खेला सीबीईसी के थ्रू। उसने किस तरीके से वियतनाम के साथ ऑलरेडी खेल चुका है और कई सारे अफ्रीकन नेशंस के साथ वो किस तरीके से वर्क करता है। तो आइए हम लोग इसके फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देखिए, चाइना कभी भी दूसरों को जब लोन देता है ना, तो कभी भी अपने जो कंडीशंस है, अपने कंडीशंस को वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता है। चाइना को आप कभी भी देखेंगे, चाइना चाहे अफ्रीकन नेशंस को दे दे, चाइना चाहे पाकिस्तान को लोन दे, चाइना चाहे वियतनाम को दे दे, लेकिन वो कभी भी अपने कंडीशंस को डिस्क्लोज नहीं करता कि उसने किस टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद फिर सामने लोन दिया है। वरना हर कोई अपने कंडीशंस को एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर में सामने रखता है और वो कंडीशंस सामने बता देता है कि किस तरीके से सारी चीजें वर्कआउट करती है। अगर हम लोग पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की जो ग्वादर एयरपोर्ट है उसे किस तरीके से चाइना ने लीज ले लिया है, उसके बारे में किसी को भी कोई भी मीडिया रिपोर्ट्स को पता ही नहीं है। उसने किस तरीके से अपने कंडीशंस को बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं किया है। अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करें तो चाइना कभी भी पेरिस क्लब को ज्वाइन करने के पक्ष में कभी रहता ही नहीं है। पेरिस क्लब क्या है, सिंपल वे में अगर बात करें तो पेरिस क्लब ना 22 कंट्रीज, 22 डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिसमें कि यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना और जितने भी जो सारे के सारे जर्मनी है, तो ये सारे के सारे जो डेवलप्ड कंट्री है ना, वो सारी की सारी उसमें आ जाती है। वो क्या करती है, वो अपने डेवलपिंग कंट्रीज को, जिसको कि एकदम डेवलपिंग इकोनॉमी है, उनको लोन देती है। तो चाइना कभी भी पेरिस क्लब ज्वाइन करने को तैयार नहीं होता है, जिससे कि वो अपने सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करे, दूसरे कंट्रीज को डायरेक्टली हेल्प कर सके। वो डायरेक्टली डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के थ्रू ही दूसरों को फंसाता है और उसके थ्रू वो उसे अपने एक कोलोनाइज, इसे मॉडर्न कॉलोनी बनाने की कोशिश करता है। अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें तो चाइना जब भी दूसरों को लोन देता है तो हमेशा वो क्या बोलता है कि एक हम लोग ऑफशोर अकाउंट खुलवाते हैं। अब एक क्या होता है कि ऑफशोर अकाउंट कि अगर मान लीजिए कि चाइना श्रीलंका को लोन दे रहा है, जैसा कि उसने दिया ही है और उसके बाद उसने हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया था, तो देखिए चाइना क्या बोलता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक ऑफशोर कंट्री में, मान लीजिए कि सपोज मलेशिया में हम लोग एक ऑफशोर अकाउंट खुलाते हैं। तो मलेशिया क्या करता है, मलेशिया मतलब कि वो क्या काम करेगा, एज अ न्यूट्रल सिस्टम की तरह काम करेगा। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, एक ऑफशोर अकाउंट हो जाएगा। मतलब कि न्यूट्रल कंट्री में एक अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें वो क्या कर देता है, श्रीलंका को बोलता है कि आप ऑलरेडी थोड़े से पैसे इसमें जमा करा दो एक सिक्योरिटी के तौर पे, जिससे कि आप अगर हम लोगों को प्रॉपर टाइम पे अगर आप इंटरेस्ट न पे कर पाए तो क्या करता है चाइना डायरेक्टली इस न्यूट्रल अकाउंट को डायरेक्टली जब्त कर लेता है। ठीक है, तो अगर अब वो इंटरेस्ट ठीक तरीके से श्रीलंका अगर पे नहीं कर पाए तो वो क्या कर लेगा, इस पूरे के पूरे न्यूट्रल कंट्री के अकाउंट को डायरेक्टली होल्ड कर लेगा चाइना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से वो हमेशा ऑफशोर अकाउंट, न्यूट्रल अकाउंट हमेशा खुलाने की कोशिश करता है जब भी दूसरों को इंटरेस्ट देता है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जो चाइना का जो इंटरेस्ट देता है तो उसका जो लोन अमाउंट रहता है, लोन अमाउंट का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई रहता है। फॉर एग्जांपल 4% के लिए वो लोन देगा और वो 10 इयर्स के लिए। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो जो भी वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जापान के साथ हमारे कितने फ्रेंडली रिलेशन है, जैसे कि तो फ्रेंडली रिलेशन होने के कारण और यहां तक कि नॉर्मली जब भी पूरे इतने बड़े बड़े लोन दिए जाते हैं बिलियंस में, तो हमेशा 0.25, 0.5 बहुत ही सस्ते दामों पर इंटरेस्ट लोन्स पे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन चाइना बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डायरेक्टली लोन देगा, बहुत ही इजीली लोन देगा और बहुत ही कम टाइम फ्रेम, ओनली 10 इयर्स के लिए देगा। देखिए डेवलपमेंट इकोनॉमी में तो 10 इयर्स आपको डायरेक्टली एयरपोर्ट, मॉल्स और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी बनाने में लग जाते हैं, तो आप इसके थ्रू रेवेन्यू कैसे जनरेट कर पाएंगे और वापस इसका लोन कैसे चुका पाएंगे। तो यहां पर वो लोन बहुत ही कम इयर्स के लिए देता है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लगा करके देता है, ऑफशोर अकाउंट खुलवाता है और प्लस लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा होता है, 4%। बिलीव मी, इट इज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द, अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, अगर हम लोग पूरे के पूरे इंटरनेशनल मार्केट में अगर बात करें तो देखिए, अगर हम लोग फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो देखिए चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है, चाइना का जो अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट है ना, दैट इज ह्यूमंगस। अगर हम लोग चाइना के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो चाइना ने पिछले कुछ ईयर्स में अराउंड 138 बिलियन डॉलर्स उसने अफ्रीका में इन्वेस्ट कर दिए हैं। और ये मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूं कि 138 बिलियन कितना ज्यादा है। तो यूएसए ने अब तक सिर्फ और सिर्फ 50 बिलियन डॉलर्स ही उसने इन्वेस्ट किया है। इसका रीजन क्या है, वो देखिए, वो अफ्रीका को एक मॉडर्न कॉलोनी बनाना चाहता है। धीरे धीरे वो उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट इसलिए कर रहा है, वो इस तरीके से उनको ग्रांट और असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि वहां से वो अपने मिनरल्स को निकाल सके, वहां पर उनसे वो डायरेक्टली इनडायरेक्ट एडवांटेज वो गेन कर सके, वहां पर वो माइनिंग ऑपरेशन चला सके, वहां पर जितने भी जो अंडरग्राउंड मिनरल्स हैं वो सारे के सारे निकाल करके वो उसे अपने यूज में ले सके, जिससे कि चाइना एकदम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल बन सके। तो चाइना की इन्वेस्टमेंट वो डायरेक्टली अफ्रीका में एक मॉडर्न कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रहा है और वो इनडायरेक्टली सारे कंट्रीज में इसी तरीके से करता है। और अगर वो पेरिस क्लब अगर वो ज्वाइन कर लेता है, जो कि 22 कंट्रीज का डेवलप्ड कंट्रीज का नेशन है, जो कोई ओईसीडी ग्रुप है, तो अगर वो ऐसा ज्वाइन कर लेता है तो इसके कारण उसे क्या हो जाएगा, उसे अपने कंडीशंस को डिस्क्लोज करना पड़ जाएगा। अगर वो पेरिस क्लब ज्वाइन कर जाता है तो अगर उसे अपने लोन कंडीशंस को डिस्क्लोज करना पड़ेगा और सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ेगी, जिस तरीके से वो पूरी दुनिया को लोन देता है। लेकिन चाइना को ये खुद मालूम है, इसलिए वो कभी भी पेरिस क्लब ज्वाइन करता ही नहीं है।
यही रीजन है कि वो डायरेक्टली, जिसमें आपको पूरी दुनिया से लोन कहीं भी नहीं मिल रहा हो, तो चाइना उस कंट्री को डायरेक्टली लोन देगा और उससे बोलेगा कि आओ ना, मैं तुम्हारे एक दोस्त की तरह हेल्प करता हूं। और जैसे कि उसने श्रीलंका के केस में किया, और उसके बाद फिर श्रीलंका पूरा का पूरा फंसता गया। और श्रीलंका जब ये ऑफशोर अकाउंट में, अब ये ऑफशोर अकाउंट में अगर वो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से रिपेमेंट नहीं कर पाया लोन का, और लोन का रिपेमेंट नहीं होने के कारण चाइना ने 99 ईयर्स के लिए हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका का 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया। सोचिए कि कितनी हैरानी करने वाली बात है। और अब जाकर के चाइना एकदम पीछे हट गया है, वो श्रीलंका को बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। श्रीलंका में जिसमें कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट पूरी कोलैप्स हो गई है, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है। तो देखिए चाइना ने पूरे के पूरे कदम पीछे हटा लिए हैं। और इसलिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि चाइना क्या सही में रियली डेब्ट ट्रैप पॉलिसी किस तरीके से काम करता है। और बहुत सारी जो डेवलपिंग नेशन है वो एक समय के लिए ये तो सोच लेंगे कि हम दूर में रहते हैं, लेकिन कभी भी चाइना का डेब्ट ट्रैप पॉलिसी का काम नहीं करेंगे, उसके चक्कर में नहीं फंसेंगे। और अफ्रीकन नेशंस भी अब इस तरीके से सोच सकती है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यूएस को अपनी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली इंक्रीज करनी पड़ेगी अमंग द डेवलपिंग नेशन, जिससे कि वो डायरेक्टली उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो पाए और वो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में काबिल हो। सो आई होप दीज ऑल 5 पॉइंट्स, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी किस तरीके से काम करती है और चाइना रियली में डेब्ट ट्रैप पॉलिसी किस तरीके से दूसरे कंट्रीज को फंसाता है। सो आई होप दिस वीडियो गोना हेल्प यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।